आपको पता ही होगा है ना, नीट में बहुत ही ज्यादा अभी अनरेस्ट चल रहा है ना। अगर हम मार्किंग स्कीम देखें तो 718 719 मार्क्स आ ही नहीं सकते हैं कि जो स्टेट गवर्नमेंट के जो मेडिकल कॉलेजेस हैं दे कैन प्रोसीड अपॉन द रिजल्ट। प्राइमा फेसा ही उन्होंने वो गलत किया है। दैट इज समथिंग दैट हैज टू बी करेक्ट। तो कमेटी तो सिर्फ उसी रिस्पेक्ट के उसी एंगल को एक्सप्लोर करेगी ना कि एनटीए ने क्या गलत किया है या फिर एनटीए को क्या ठीक करना चाहिए था। हाय एवरीवन, अ वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तुम सबको जान के बहुत खुशी होगी कि आज हमारे साथ एक ऐसे शख्स प्रेजेंट हैं जिनके पास वो सारे सवालों के जवाब हैं जो हम लोगों को ना तो इन्फ्लुएंसर से मिलेंगे, ना हम लोगों को इंटरनेट के ऊपर मिलेंगे। ये आंसर्स आते हैं सिर्फ और सिर्फ एक्सपीरियंस से और एक ऐसे गद्दी पे बैठने से जहां पर लीगल डिसीजंस लिए जाते हैं। मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी दिल्ली हाई कोर्ट के जज को जो आज हमारे साथ है, और एनटीए से एसोसिएटेड जितने भी क्वेरीज हैं टीचर्स की, स्टूडेंट्स की, उनको आंसर करने वाले हैं। सर, इट इज वेरी वेरी नाइस हैविंग यू हियर। थैंक यू सो मच बट आई विल करेक्ट यू हियर। दिल्ली हाई कोर्ट का नहीं, दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज। सो देयर इज अ अच्छा। डिफरेंस। दैट इज टेक्निकल बट इट्स फाइन। ओके ओके ओके। या अच्छा। तो वेलकम वेलकम प्रवीण सर। थैंक आपको पता ही होगा है ना, नीट में बहुत ही ज्यादा अभी अनरेस्ट चल रहा है ना। और इतना ज्यादा क्लैरिफिकेशन एनटीए की तरफ से भी आया नहीं है। एंड अब ये यही ऐसा ही लग रहा है कि ये जो इशू है अल्टीमेटली कोर्ट में ही जाएगा। राइट, हमने अपने एंड से आरटीआई फाइल कर दी हैं। अब अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होना चाहिए, क्योंकि हम लोग अब यही सोच रहे हैं कि पीआईएल रजिस्टर कराई जाए सुप्रीम कोर्ट में। दैट इज अ वेल रीजन्ड स्टेप आई गेस कि आपने अपनी रिप्रेजेंटेशंस एनटीए को दे दी हैं। गवर्नमेंट ने ऑलरेडी शायद एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए डिसीजन ले लिया है। आई थिंक अब प्रॉपर डायरेक्शंस जो हैं वो रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट से जिनमें सारी पीआईएल पेंडिंग है या फिर सुप्रीम कोर्ट से ही एक ऑर्डर आना चाहिए जो कि यूनिफॉर्म होगा पूरी कंट्री के लिए। और इस अनरेस्ट को एटलीस्ट एक बार तो स्टे मिले। राइट, सो अप्रोचिंग द कोर्ट इज अ गुड स्टेप एंड इट वाज रिक्वायर्ड आल्सो। वो जरूरी था। सर, एक्चुअली क्वेश्चन हमारा ये है कि अभी बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स और टीचर्स आगे आ रहे हैं और डिफरेंट डिफरेंट जगह पे पीआईएल्स फाइल कर रहे हैं। तो अभी ये जो मल्टीपल पीआईएल्स फाइल हो रही है एक ही पॉइंट के ऊपर या फिर एक ही चीज से एसोसिएटेड, तो इससे कहीं जो इन पीआईएल्स का रेजोल्यूशन है वो डिले तो नहीं हो जाएगा, या फिर एक्चुअली नो में नो, लीगल प्रेशर बिल्ट होता है इससे? नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। देखिए पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि वो सेम पॉइंट पर है कि सेम पॉइंट पर नहीं है। ये रियली ऐसा है या फिर ये सिर्फ हमारा अंदाजा है। द रीजन बीइंग, फॉर एग्जांपल, अगर किसी एक स्टेट गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन निकाल दिया है कि जो स्टेट गवर्नमेंट के जो मेडिकल कॉलेजेस हैं दे कैन प्रोसीड अपॉन द रिजल्ट, और उस रिजल्ट के बेसिस पर उस पर्टिकुलर स्टेट के अंदर अगर कॉलेजेस में काउंसलिंग स्टार्ट हो गई है, सो दैट इज नॉट द सेम थिंग। उन स्टेट कॉलेजेस के अंदर अगर आपको स्टे चाहिए ऑन दी काउंसलिंग प्रोसीजर बिकॉज द एग्जामिनेशन वाज डिफेक्टिव और द रिजल्ट वाज डिफेक्टिव, द कंसर्न्ड हाई कोर्ट इज द रिस्पेक्टिव हाई, वो उसी हाई कोर्ट में पीआईएल लगेगी। एंड इट इज नॉट सेम एज अगर किसी और स्टेट में कोई एग्जाम लीक हो जाता है, मान लो सेम एग्जाम भी है, अगर वो इंसिडेंट अगर बिहार में हुआ है तो आपको बिहार के कोर्ट्स को ही पहले अप्रोच करना पड़ेगा। किसी और में हुआ है तो किसी और। बट अगर आपको एक सिंगल यूनिफॉर्म डायरेक्शन चाहिए विद रिस्पेक्ट टू द एंटायर एग्जामिनेशन, देन यू हैव टू अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट। तो इससे ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा कि एंटायर डिस्प्यूट रिजोल्यूशन जो है वो डिले हो जाएगा या फिर ऐसा ऐसा कुछ नहीं होगा। सो दिस इज द करेक्ट प्रोसीजर। इसमें ऐसा कुछ डिले वाला पार्ट नहीं आएगा। तो बेसिकली सर, जैसे अभी हम क्या सुन रहे हैं, जैसे एक कैलकाटा में तो स्टे लग चुका है ना, काउंसलिंग वहां पे अभी नहीं होगी है ना। लेकिन ऐसे कुछ स्टेट्स हैं जैसे असम है, वहां पे अभी स्टे नहीं है लगा है और वहां से आ चुका है कि आपको काउंसलिंग के लिए प्रोसीड करना है। तो आप ऐसा बोल रहे हैं कि वहां के हाई कोर्ट में हमें पीआईएल लगानी चाहिए ताकि उस काउंसलिंग को अभी हम रोक सके, राइट? एग्जैक्टली अगर आपको असम स्टेट के मेडिकल कॉलेजेस में स्टे चाहिए काउंसलिंग पे, तो यू हैव टू अप्रोच दी असम हाई कोर्ट, जो भी गुवाहाटी में है या फिर कहीं और है। तो आपको कंसर्न हाई कोर्ट पे ही आपको अप्रोच करना चाहिए। दैट इज द तो राइट प्रोसीजर। बट देखिए अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन यहाँ पर बताऊं, बिकॉज एनटीए हैज ऑल्सो एक्सेप्टेड कि उन्होंने कुछ किया है, एंड द एजुकेशन मिनिस्ट्री हैज कॉन्स्टिट्यूटेड अ कमेटी ऑल्सो कि आप इस सारे मैटर को एक बार देखिए क्या हुआ है, क्या क्या स्कीम है।
तो अगर ऐसा हो रहा है तो असम गवर्नमेंट को शायद अभी इस नोटिफिकेशन पे प्रोसीड नहीं करना चाहिए, बट नेवरदलेस अगर वो प्रोसीड करती है तो कंसर्न्ड हाई कोर्ट के पास आपको रेमेडी मिलेगी। सर एक्चुअली जो अभी लेटेस्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी तब एनटीए ये बोल रहा था कि हम लोग जो कमेटी बिठाएंगे भी ये सिर्फ 1563 स्टूडेंट से एसोसिएटेड होगा जिनको ग्रेस मार्किंग मिला है। तो ये तो एक छोटी पिक्चर होगी। जब हम एक बड़ी पिक्चर को देखते हैं तो हम हमें और सारी चीजें भी सामने आती है, जैसे पटना में जो पेपर लीक हुआ और आगे सामने आया। और भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके 560 मार्क्स वैसे ओएमआर के बेसिस पे आ रहे हैं लेकिन उनको 161 मार्क्स दिए गए हैं। हम लोगों ने इतने पिछले दिनों में जो प्रूफ्स कलेक्ट किए उससे देख के हमें ये पता लगता है। तो मेरा पॉइंट ये है कि अगर हम इन प्रूफ्स के साथ जाते हैं हमारे स्टेट के हाई कोर्ट, मतलब हाई कोर्ट में अगर हम जाते हैं इन प्रूफ्स के साथ, तो क्या प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी कि काउंसलिंग के ऊपर स्टे लग जाए? देखिए, अब इसमें आपने मल्टीपल पॉइंट्स एक साथ क्लब कर दिए हम्म। हैं, ठीक है। आई विल डील देम पॉइंट वाइज। हम्म। पहला आपका पॉइंट है, जैसे पटना में आप कह रहे हैं एक इंसिडेंट सामने आया है जहां पर पेपर लीक की एफआईआर रजिस्टर हुई है, राइट। अब हम्म। देखो, आपको ये समझना पड़ेगा वेदर दिस वाज एन आइसोलेटेड इंसिडेंट या फिर इट वाज अ समथिंग विच इज सेंट्रलाइज्ड या फिर ऑर्गेनाइज्ड है, जो एनटीए के पार्ट पर कुछ कमी है, ठीक है। हम्म। आपको ये समझना पड़ेगा। अगर हम ये मान करके चलते हैं कि दिस वाज एन आइसोलेटेड इंसिडेंट, जो कि ये था भी, देखो कोई भी एग्जामिनेशन अगर आप कंडक्ट कराते हैं इंटरनेशनल लेवल पर, अगर कंडक्ट कराते हैं तो इस प्रकार के आइसोलेटेड इंसिडेंट से आप बच नहीं सकते हैं। आइसोलेटेड इंसिडेंट्स इन द सेंस कि किसी एक पर्टिकुलर प्लेस पे कुछ शैतान बच्चों ने कुछ पेपर वगैरह लीक कर दिया है या फिर लीक करने की कोशिश की गई है एंड एफआईआर हैज बीन रजिस्टर्ड, तो उसका आउटकम जो है वो उस कंसर्न स्टूडेंट से ही संबंधित है, दैट्स इट। आप समझ रहे हैं। सपोज अगर एक हम्म। बच्चा चीटिंग कर रहा है, अगर वो चीटिंग करके क्वेश्चन पेपर लेकर के अगर बाहर भाग रहा है तो उसकी एफआईआर रजिस्टर हो जाएगी, और उस एफआईआर की इन्वेस्टिगेशन का जो भी कंक्लूजन निकलेगा वो उस बच्चे की सिलेक्शन को इफेक्ट करेगा, दैट्स इट। बाकी बच्चों की सिलेक्शन को इफेक्ट नहीं करेगा। सो आपको ये देखना पड़ेगा कि आइसोलेटेड इंसिडेंट्स हैं या फिर ये एक कोऑर्डिनेटेड और एक सेंट्रलाइज्ड स्कैम है, जिसको आप स्कैम अगर बोलेंगे तो, ठीक है। अगर तो आइसोलेटेड इंसिडेंट्स हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, बिकॉज दीज कैनॉट बी एलिमिनेटेड। 100% आप एलिमिनेट कर ही नहीं सकते हैं बच्चों को। और हम्म। अगर सेंट्रलाइज्ड स्कैम है तो आपको बताना पड़ेगा। नाउ सेकंड पॉइंट इज ओएमआर शीट्स। देखिए, आई हैव आल्सो बीन थ्रू दिस एंटायर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन प्रोसीजर। हमें यहाँ पर आप जिस चीज को आप प्रूफ कह रहे हैं वो प्रूफ है या फिर सिर्फ पफ है, ये भी देखना पड़ेगा, राइट। फॉर एग्जाम्पल, हर एग्जामिनेशन के बाद आपको मोस्टली बच्चे ऐसे मिलेंगे जो कहेंगे कि ओएमआर शीट्स या फिर आंसर की के हिसाब से मेरे मार्क्स ज्यादा बन रहे थे लेकिन रिजल्ट में मेरे मार्क्स कम आ गए। अब वो एक्चुअल में ऐसा है या नहीं है। हैव यू बीन इन पोजेशन ऑफ अ सिंगल ओएमआर शीट जिसको आप देख करके बता सकते हैं कि फाइनल की के हिसाब से इसके मार्क्स कुछ और हैं और रिजल्ट में इसके मार्क्स कुछ और हैं। वो एक्चुअली कोर्ट को देखना पड़ता है, दैट इज एविडेंस, ठीक है। सिर्फ बच्चों ने बोल दिया, बच्चे तो बोलते ही हैं, राइट, बिकॉज वो आपको एक चीज देखनी पड़ेगी। एंड तीसरा आपको ये है कि सिर्फ कमेटी की जो कॉन्स्टिट्यूशन आप बता रहे हैं, जो आपका थर्ड और लास्ट पॉइंट है इस क्वेश्चन में, कि वो दैट इज विद रिस्पेक्ट टू ओनली 1500 एंड समथिंग स्टूडेंट्स जिनको ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं, राइट। अब देखिए, दिस इज करेक्ट, दिस इज करेक्ट। हाउ इज दिस करेक्ट? क्योंकि अगर हम एनटीए को बोले कि एनटीए के पार्ट पे अगर कुछ कमी है तो वो सिर्फ जो मुझे समझ में आ रही है एंटायर प्रोसेस में, वो ये है कि उन्होंने आर्बिट्रेरीली बच्चों को ग्रेस मार्क्स अलॉट कर दिए हैं, जिसको वो नॉर्मलाइजेशन स्कीम बोल रहे हैं। अब देखो, दे आर विद इन देयर ऑथोरिटी टू डू सो, वो कर सकते हैं प्रोवाइडेड उन्होंने इसको पहले से ही डिस्क्लोज कर रखा हो प्रोस्पेक्टस में। अब उनके पार्ट पे ये गड़बड़ हो गई है कि दिस इज पोस्ट डिसीजनल क्लैरिफिकेशन। पहले उन्होंने डिसीजन ले लिया है कि हम मार्क्स दे रहे हैं, अब बाद में वो क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं। दिस इज नॉट अलाउड बिकॉज देयर इज अ डॉक्ट्राइन ऑफ प्रोमिसरी एस्ट्रोपल एंड लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन, जो कहती है कि अगर आपने एक चीज बच्चों को इशू कर दी है, दैट इज प्रोस्पेक्टस, तो अब आप उससे डिविएट नहीं हो सकते क्योंकि बच्चे उसी पे रिलाई करके उसी के हिसाब से एग्जाम दे करके आएंगे। एंड गिवन द फैक्ट, एक एडिशनल फैक्ट है कि बच्चों ने कोई कंप्लेंट नहीं की है टाइम लॉस की, ये उन्होंने खुद से ही अज्यूम कर लिया है कि बच्चों का टाइम लॉस हुआ है, और बिना किसी प्री डिटरमिन्ड पैरामीटर के, बिना किसी प्री डिटरमिन्ड नॉर्मलाइजेशन स्कीम के उन्होंने अपनी तरफ से ही बच्चों को ग्रेस मार्क्स दे दिए। तो दैट इज समथिंग रॉन्ग ऑन देयर पार्ट, प्राइमा फेसाई उन्होंने वो गलत किया है, दैट इज समथिंग दैट हैज टू बी करेक्टेड।
तो कमेटी तो सिर्फ उसी रिस्पेक्ट के उसी एंगल को एक्सप्लोर करेगी ना कि एनटीए ने क्या गलत किया है या फिर एनटीए को क्या ठीक करना चाहिए था. अच्छा So I सर, think that कमिंग is proper to do so. सर, कमिंग बैक टू द सेकंड पॉइंट विच वाज रिलेटेड टू ओएमआर, जब मैं ये बोल रही हूँ कि बच्चे बोल रहे हैं कि उनके ओएमआर में इतने मार्क्स आ रहे हैं और उनको एक्चुअली में स्कोर कार्ड में इतने मार्क्स हैं, तो सर एनटीए ना एक्चुअली बच्चों को अलाउ करता है कि वो ओएमआर शीट्स डाउनलोड कर सके। ये Right. जो शीट्स है एनटीए के ऑफिशियल वेबसाइट से ही डाउनलोड होती है, और ये ओएमआर शीट्स मेरे पास हैं मल्टीपल Right. स्टूडेंट्स के मार्क्स, जिनके ओएमआर को देख के जो मार्क्स हैं और उनके स्कोर कार्ड में जो मार्क्स हैं उनमें 100 से 300 तक का भी फर्क है। सो दीज Okay. आर लीगल, यस, सो दिस इज व्हाट तो आई वाज तो टॉकिंग तो अबाउट। अगर अगर दिस इज अ वेरी सीरियस हम्म डिस्क्रिपेंसी, अगर ऐसा है, इफ दिस हम्म इज देयर देन दिस इज अ वेरी सीरियस डिस्क्रिपेंसी. अब देखना ओके पड़ेगा कि ये एक दो में, अगेन दिस इज अ आइसोलेटेड इंसिडेंट कि जिस बच्चे को ये इशू आ रहा है वही बच्चा अप्रोच करे, या फिर दिस इज हैज हैपेंड ऑन अ लार्ज स्केल. अगर ये लार्ज स्केल पे हुआ है तो दिस इज अ वेरी वेरी सीरियस डिस्क्रिपेंसी, जिसके बेस पे एंटायर रिजल्ट हैज टू बी मॉडिफाइड. सारा का सारा रिजल्ट आपको फिर से री इवेल्युएशन करके फिर से बच्चों को रिजल्ट देना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आपके आपके आंसर्स आप कुछ और लिख करके आए हैं, गलत बिल्कुल अनरीजनेबल डिफरेंस आप बता रहे हैं, 100 मार्क्स इज अ बिग डिफरेंस. यस। तो अगर ऐसा डिफरेंस है तो फिर दिस इज समथिंग विच कैनॉट बी विच कैनॉट बी सीन. ऐसा नहीं, अनदेखा नहीं किया जा सकता इसको. तो डेफिनेटली फिर ये ऐसी सिचुएशन में आपको रीवैल्यूएशन करना पड़ेगा और सभी बच्चों का रिजल्ट फिर से एक बार लेके आना पड़ेगा. तो सर जब इतनी सारी डिस्क्रिपेंसीज दिख रही हैं, है ना, जैसे 5th मई को एग्जाम था, ये देखा जा रहा है कि 4th मई को ही पेपर बाहर हो गया, उसके बाद ये ओएमआर की भी बहुत सारी चीजें आ रही हैं, तो एक क्या सीबीआई कमेटी इस पे पूरी बैठ सकती है? क्या हम सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट जिधर भी हम जा रहे हैं, क्या हम वहां पे ऐसा कुछ अपील कर सकते हैं कि इंडिपेंडेंट कमेटी हो? अभी ऐसा बोला जा रहा है कि कमेटी भी उन्हीं की है एक तरीके से, है ना, तो इंडिपेंडेंट कमेटी नहीं मिल रही है अभी स्टूडेंट को, तो क्या अभी एक ऐसा कोई प्रोविजन लेके आ सकते हैं जिससे इंडिपेंडेंट कमेटी मिल जाए हमें? देखिए, इसमें दो पॉइंट्स हैं कि क्या सुप्रीम कोर्ट आपको इंडिपेंडेंट एजेंसी से इंक्वायरी ऑर्डर कर सकता है. द आंसर इज ऑब्वियसली यस, इट कैन डू सो. एंड सेकंड इज कि क्या वो करेगा, हम्म। that depends upon the allegations and their proofs. मैं आपको बता रहा हूँ, because this is what we are discussing only on the basis of a limited material with us, है ना. जब आप सुप्रीम कोर्ट में फाइल करेंगे the entire affidavit and the counter affidavit by the NTA, तो उसके बाद चीजें सामने आएंगी कि एक्चुअल में ये कितना लार्ज स्केल इशू है. अगर लार्ज स्केल इशू है और मीनवाइल जो है हमारी एनटीए की कमेटी भी रिपोर्ट फाइल कर देगी, और जो एजुकेशन मिनिस्ट्री ने शायद कोई कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की है वो भी अपनी रिपोर्ट फाइल कर देगी. अगर उस रिपोर्ट से आप सेटिस्फाई नहीं है या फिर कोर्ट सेटिस्फाई नहीं है, तो इन दैट केस डेफिनेटली आप किसी थर्ड पार्टी इंडिपेंडेंट एजेंसी से इंक्वायरी करा सकते हैं. सीबीआई को इसमें पिक्चर में लाने की शायद जरूरत नहीं है, बिकॉज दिस इज नॉट अ क्राइम. हम इसमें क्राइम की बात नहीं कर रहे हैं. तो अ कोर्ट मॉनिटर्ड इंक्वायरी या फिर इस टाइप से हम कुछ एक्सप्लोर कर सकते हैं, बट देन अगेन इट इज अप टू द सुप्रीम कोर्ट कि वो करेगा कि नहीं करेगा. बट इट कैन डू सो, इट कैन डू सो. सर, ये जो अभी स्कैम हुआ है, जैसे कि इस स्कैम से जो बच्चे अफेक्ट हो रहे हैं उनकी एज 16 से लेके 22, हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, वो इस रेंज में लाई करते हैं। अब ये बिकॉज बच्चे इतने ज्यादा मेच्योर नहीं है, तो ऐसे काफी इंसिडेंसेस मैं सोच रही हूँ कि ऐसे काफी इंसिडेंसेस हो सकते हैं ना जो अभी तक बाहर ना आए हो, या फिर जैसे कि अभी तो मैंने बच्चों को ईमेल दिया हुआ है, तो वो फिर भी मुझे ईमेल पे अपने ऑफिशियल ओएमआर शीट भेज रहे हैं, है ना, वो अपनी मार्कशीट भेज रहे हैं और स्कोर कार्ड भेज रहे हैं, तो मुझे पता लग रहा है। मैं सोच रही हूँ कि क्या ये अज्यूम करना ठीक है कि जस्ट अगर 3 केसेस सामने आए हैं तो सिर्फ 3 ही केसेस थे, क्योंकि अभी इतने मल्टीपल केसेस आ गए हैं. सो आई वाज थिंकिंग व्हाट इज द पॉसिबिलिटी ऑफ re-evaluation of the results on the basis of whatever proofs that we already have, and what is the possibility of re-examination and re-evaluation of results, both of them. सी जिस बेसिस पे आपने बताया है कि बच्चों के मार्क्स में गड़बड़ है, अगर हम बात करेंगे सिर्फ ग्रेस मार्क्स की, तो ग्रेस मार्क्स में तो रिवैल्यूएशन या री एग्जामिनेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज दैट इज ओनली विद रिस्पेक्ट टू 1500 समथिंग स्टूडेंट्स. लेकिन अगर मार्क्स में ही डिफरेंस है, डिस्क्रिपेंसीज बहुत ज्यादा है मार्क्स में, एंड दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो उस केस के अंदर 99% चांसेस है कि री इवेल्युएशन हो सकता है. 99%, राइट. क्योंकि अदरवाइज रीइवेल्युएशन के और एक नए रिजल्ट के बिना आप कैसे पता लगाएंगे कि बच्चों का एग्जैक्ट स्कोर क्या है.
राइट। हो सकता है कि सच में ही कोई गड़बड़ हो गई हो, कोई सॉफ्टवेयर ग्लिच हो गया हो, या फिर इंटेंशनल भी हो सकता है, नोबडी नोज, बट रीवैल्यूएशन तो एटलीस्ट कराना ही पड़ेगा। नाउ अच्छा। कमिंग टू री एग्जामिनेशन, देखिए री एग्जामिनेशन में आपको इसका इकोनॉमिक एस्पेक्ट भी देखना पड़ेगा, बिकॉज दिस इज नॉट एन इजी टास्क टू कंडक्ट सच लार्ज स्केल एग्जामिनेशन अगेन एंड अगेन एंड अगेन, राइट? So re-examination is ordered as a remedy of last resort. अगर हम देखो, आपको ये देखना पड़ेगा कि जो एग्जिस्टिंग एग्जामिनेशन कंडक्ट हुआ है, क्या वो एग्जामिनेशन कंडक्ट होने में ही गड़बड़ है, या फिर एग्जामिनेशन तो ठीक से कंडक्ट हो गया है, बच्चों ने ठीक से आंसर्स मार्क करे हैं, उसके बाद कुछ गड़बड़ अराइज हुई। सो इफ देयर इज अ स्कोप ऑफ अदर रेमेडी, कि भाई बाकी किसी और तरीके से हम इस डिस्प्यूट को रिजोल्व कर सकते हैं, अदर देन व्हाट, अदर देन री एग्जामिनेशन, तो फिर वी विल रिजोर्ट टू दैट ओनली। अब सपोज करिए कि एग्जामिनेशन 100% बिल्कुल ठीक हुआ है, इक्के दुक्के आइसोलेटेड इंसिडेंट्स को छोड़ करके, तो फिर आपको री एग्जामिनेशन की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ री इवेल्युएशन करिए, बिना किसी ग्रेस मार्क्स के, बिल्कुल एज पर दी एग्जिस्टिंग ओएमआर शीट्स आप आंसर्स को लेकर के आइए, मार्क्स को लेकर के आइए, और एक नया रिजल्ट ला दीजिए। मुझे लगता है कि डिस्प्यूट वहां पे रिजोल्व हो जाना चाहिए। अगर अगर इफ देयर वाज नो डिस्क्रिपेंसी इन द कंडक्टिंग ऑफ द एग्जामिनेशन, कि एग्जाम के कंडक्ट करने में कोई इशू नहीं आया है, लेकिन आफ्टर इन्वेस्टिगेशन या फिर कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद यही पता चलता है कि एग्जाम को कंडक्ट कराने का तरीका ही फॉल्टी था, या फिर लार्ज स्केल पे क्वेश्चन पेपर्स लीक हुए हैं, या इस टाइप की कहीं पे बात आती है, तो फिर इन दैट सिचुएशन ओनली री एग्जामिनेशन होना चाहिए। बिकॉज दिस इज अ वेरी, आप बच्चों के पर्सपेक्टिव से देखिए, उन सभी बच्चों ने एक बार एग्जाम दिया है बहुत ज्यादा मेहनत करके, अब अगेन आप उनको टाइम देंगे रिवाइज करने के लिए, प्रिपरेशन करने के लिए, अगेन दे हैव टू गो थ्रू दैट एंटायर मेंटल ट्रॉमा। इसका इकोनॉमिक एस्पेक्ट भी है, ह्यूमन रिसोर्स एस्पेक्ट भी है, ठीक है? तो आपको देखना पड़ेगा कि अगर हमारे पास कोई और रेमेडी है तो वी शुड रिजोर्ट टू दैट रेमेडी ओनली, लेकिन अगर हमारे पास कोई और रेमेडी नहीं है, ओनली इन दैट सिचुएशन री एग्जामिनेशन विल बी ऑर्डर्ड। बाकी इट्स अप टू द सुप्रीम कोर्ट एंड द आर्ग्यूमेंट्स बिफोर इट, वहां पर क्या आर्ग्यूमेंट्स होते हैं और क्या मटेरियल उनके सामने आता है। अच्छा सर, अभी आपने बोला कि अगर हमें कुछ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मिल जाते हैं जिनके स्कोर कार्ड में और ओएमआर के मार्क्स में डिफरेंस है, तो गिवन 24 लाख नीट एस्पिरेंट्स हैं, तो कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, अगर मैं एग्जैक्ट नंबर आपसे पूछूं, मिनिमम नंबर हाइपोथेटिकली कितने बच्चे हमें चाहिए एज अ प्रूफ? देखिए ऐसा नहीं है कि कोई मिनिमम, आई वुड से देयर आर 100 सच स्टूडेंट्स। ओके, इवन 100 आ जाए? distribute their roll number must be distributed या throughout the entire sheet, ठीक है? तो स्टार्टिंग के कुछ लाखों में से 10-15 बच्चे हैं, बीच में से कहीं हैं, एंड में से कहीं हैं, तो दैट विल गिव अ प्राइम फेसाई सब्सटेंस कि पूरी आंसर शीट, पूरा रिजल्ट ही फैब्रिकेटेड है ना? और जैसे ही हमारे पास कुछ ऐसा एविडेंस होगा कि पूरा रिजल्ट ही फैब्रिकेटेड है, तो 100% उस केस में आपको एक नई रिजल्ट की नई लिस्ट देखने को मिलेगी। राइट सर। तो सर अभी जैसे सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच है शायद वेकेशन पर है, तो इस टाइम पर क्या हम पीआईएल फाइल कर सकते हैं? देखिए डेफिनेटली कर सकते हैं। जो वेकेशन वर्ड है, आपके शायद दिमाग में शायद ये इंप्रेशन है कि वेकेशन पे गई हुई है। नो, वेकेशन बेंच का मतलब ये होता है कि जब नॉर्मल कोर्ट छुट्टी पे चल रही है, तो उस टाइम पर भी कुछ जजेस बैठे हैं, ओके। उन बैठे हुए जजेस को वेकेशन बेंच बोला जाता है, राइट? और बिल्कुल। सीरियस और अर्जेंट मैटर्स में वो दे विल टेक अप योर मैटर ऑल्सो, एंड इसमें ऐसा कोई प्रोसीजरल एस्पेक्ट में आपको डिले महसूस नहीं होगा, बिकॉज दिस इज अ नेशनल इशू नाउ, तो वो इट विल बी टेकन अप एज सुन एज पॉसिबल। तो बिल्कुल सब बच्चों को भी हम यार इस वीडियो के थ्रू यही बोलना चाहते हैं कि हम भी अपने एंड से बहुत ही जल्दी पीआईएल फाइल करने वाले हैं। प्लीज आप लोग पैनिक नहीं रहिए। एंड बहुत अच्छे से सारे आंसर्स दिए प्रवीण सर ने। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। आई होप बच्चों की मैम सारी की सारी जो क्वेरीज हैं वो सॉल्व हुई होंगी। एंड प्लीज प्लीज ये हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है सभी से, मुझे पता है स्ट्रेस है, बहुत ज्यादा लोड है, लेकिन प्लीज एक्सट्रीम स्टेप की तरफ बिल्कुल भी नहीं जाइए। आपकी टीम आपके साथ है, आपकी कंपनी आपके साथ है, और प्रवीण सर ने जो भी हमें एडवाइजेस दिए हैं वो सारी हम लोग यूज करेंगे, और डेफिनेटली बहुत ही जल्दी पीआईएल फाइल हो जाएगी। और यहाँ पर आई विल ऑल्सो स्पीक वन लास्ट सेंटेंस। देखिए बच्चों को पैनिक बिल्कुल नहीं होना है, ठीक है? द एंटायर कंट्री इज इन देयर सपोर्ट्स,
and thanks to teachers, now the teachers community has come in the front row. अब वो सामने आकर के बच्चों की लड़ाई जो है टीचर्स लड़ रहे हैं। तो ऐसे में आपका इंडिविजुअल रोल क्या रहना चाहिए? बच्चों का ये मेरे से अपील है कि ज्यादा से ज्यादा मटेरियल सामने लेकर के आए। प्लीज डाउनलोड योर OMR शीट, अपनी आपकी फाइनल की के हिसाब से मार्क्स कैलकुलेट करिए, कंपेयर करिए अपने मार्क्स को गिवन इन द रिजल्ट। अगर डिस्क्रिपेंसी आपको महसूस होती है, सो ब्रिंग दैट मटेरियल टू समवन हु इज फाइलिंग दी PIL। ऐसे किसी भी व्यक्ति के पास अपना मटेरियल आप लेकर के आइए जो एक्चुअल कोर्ट में लड़ाई लड़ रहा है। उससे क्या होगा, हमारे पास ज्यादा हथियार होंगे। आपकी लड़ाई लड़ने के लिए आप हथियार लेंगे। आप इंडिविजुअल लेवल पे आपको पैनिक नहीं करना है, सिर्फ अपना अपना देखना है। दैट्स इट। अपने मार्क्स देखो और रिपोर्ट करो, दैट्स इट। हाँ सर, सेशन को खत्म करने से पहले ना, अभी जैसे हम लोग जनरली वो क्वेश्चंस पूछ रहे थे जो हमें स्टूडेंट्स के वाया आ रहे थे, अभी एक ऐसा क्वेश्चन है जो मैं आपसे पूछना चाहूंगी। मे बी आपको पता हो कि 67 स्टूडेंट्स ने अब की बार 720 720 स्कोर किया है, जिसमें से 7-8 बच्चे एक ही सेंटर के थे जो कि है झज्जर का सेंटर। तो अभी ये ऐसा कि जब हम लोगों ने एनटीए से पूछा कि भाई ये इस तरीके से कैसे पॉसिबल है, तो जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी एनटीए के ऑफिशियल्स ने बोला था कि ये मतलब ये बाय चांस हो गया। उस सेंटर के ऊपर जो बच्चे बैठे थे उनका जो एवरेज स्कोर है और किसी सेंटर के एवरेज स्कोर से ज्यादा था, तो ये बिल्कुल एक कोइंसिडेंस था जो हो गया। लेकिन फिर सर एनटीए ये भी बोल रहा है कि जिन बच्चों के 720 में से 720 आए हैं, तो रैंक 1 उस बच्चे को दिया गया है जिसने सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म भरा था, और आखिरी रैंक 67 उसको दिया गया है जिसने आखिरी में एप्लीकेशन फॉर्म भरा था। अब ये जितने भी बच्चे हैं जिनके 721 720 आए हैं जो झज्जर में थे, उनका रैंक भी एक साथ है, मतलब उन बच्चों ने फॉर्म भी एक साथ भरा है, मतलब यस। तो अभी यही मैं बता के आपको बस पूछना चाहती थी, हाउ पॉसिबल इज दिस, और व्हाट आर योर व्यूज ऑन दिस? देखिए, अगेन पॉइंट वाइज आई विल डील विद दिस पॉइंट वाइज। पहला पॉइंट है आपका 720 आउट ऑफ 720 हमारे देश के अंदर 67 स्टूडेंट्स ने स्कोर किया है। तो आई थिंक दिस इज अ मैटर ऑफ प्राइड फॉर अस। हमारे लिए गर्व का ये एक ओकेजन है जहां पर हमारे देश के अंदर इतने होनहार बच्चे अब सामने आ रहे हैं। ठीक है, सो प्राइमा फेसाई तो हमारे को घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन गिवन द एंटायर सिनारियो वहां पर एक शायद सस्पिशन पैदा हो रहा है जिसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। बट आपको ऐसे प्राइमा फेसाई तो खुश होना चाहिए कि हमारे देश में इतने होनहार बच्चे हैं। सेकंड पॉइंट इज कि 7 बच्चे आप बता रहे हैं ऐसे हैं जो कि एक सिंगल सेंटर पे जिनका एग्जामिनेशन था, जिनके रोल नंबर भी बिल्कुल बहुत आसपास हैं, राइट, बहुत आसपास रोल नंबर्स हैं। आप बता रहे हैं उन्होंने एग्जामिनेशन फॉर्म भी सेम दिन ही भरा था, सेम सेंटर आया है, सेम मार्क्स आए हैं, दैट इज 100% मार्क्स। अब देखिए प्रैक्टिकली इफ आई टॉक अबाउट इट कि सस्पिशन तो अराइज होता है, राइट। एंड अगेन ऑन द बेसिस ऑफ माई पर्सनल नॉलेज, ऐसे इंसिडेंट्स देश में बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं जहां पर एग्जामिनेशन सेंटर्स में सेटिंग हो जाती है और एग्जामिनेशन सेंटर्स में एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से चीटिंग होती है। और इसीलिए लास्ट ईयर, इनफैक्ट शायद 2023 एंड में या फिर 2024 में ही द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया हैज एनेक्टेड दिस लॉ। ऑर्गेनाइज्ड चीटिंग का एक कानून बनाया है जिसके अंदर 1 करोड़ रुपए तक के फाइन का जिक्र है, ₹1 करोड़, राइट। तो क्योंकि ये इंसिडेंट्स अभी बहुत ज्यादा हो रहे हैं तो इसको टैकल करने के लिए पार्लियामेंट भी कोशिश कर रहा है। बट अगेन हमें पहले से मन नहीं बनाना चाहिए कि इन बच्चों ने चीटिंग की ही है। वी हैव टू फॉर्म अ डिसीजन आफ्टर इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, पहले हमें इन्वेस्टिगेशन होने देनी है, कमिटीज की रिपोर्ट आ जाने दीजिए, उन बच्चों की OMR शीट्स को फिर से इवेल्युएट हो जाने दीजिए, और फिर भी एक्सट्रीम सिनारियो में अगर आपका सस्पिशन है, एक्सट्रीम सिनारियो में अगर हम देखें तो उन बच्चों का एक बार री एग्जामिनेशन अगर हो जाए, दैट इज वेरी 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 डिफिकल्ट टू डू सो। और उस री एग्जामिनेशन में वो 720 आउट ऑफ 720 हम नहीं कहेंगे, लेट्स से 600 भी ले आते हैं, 600 आउट ऑफ 720 भी ले आते हैं, तो हम मान लेंगे कि उस दिन वो दैट वाज देयर लकी डे और उस दिन उनके 720 आ गए थे। बट ऐसा ना हो कि अब री एग्जामिनेशन में उनके 0 आ रहे हैं, 10 आ रहे हैं, 20 आ रहे हैं। एंड वी हैव सीन दिस इन बिहार ऑल्सो। कुछ मैं यूट्यूब पे वीडियोस देख रहा था
जहां पर एक बच्ची है बिहार के अंदर, शायद रैंक 1 आई थी उसकी 10th या 12th के एग्जाम में, और उसको अपने सब्जेक्ट्स का नाम भी नहीं पता। आप उनसे पूछा गया तो हर आंसर वो कि मेरे पिताजी ने मेरे मार्क्स में फर्स्ट आई हूँ। सो ऐसा ना हो, ठीक है। बट अगेन उसको इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा। एंड आई कम फ्रॉम हरियाणा, सो दिस इज अ मैटर ऑफ प्राइड फॉर मी कि झज्जर में जो सेंटर था वहां से बच्चों ने इतने अच्छे भर भर के मार्क्स लेकर के आए हैं। बट अगेन सस्पिशन अराइज हो रहा है। अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट इस पॉइंट पे कितना वो करता है। और जहां तक नाउ द थर्ड पॉइंट इज, लास्ट पॉइंट इज, कि आपने कहा कि कुछ बच्चों के 718 और 719 मार्क्स लिए जो मैथमेटिकली पॉसिबल नहीं। अगर हम मार्किंग स्कीम देखें तो 718 719 मार्क्स आ ही नहीं सकते हैं। इस पे एनटीए ने शायद क्लैरिफिकेशन दे दिया है कि उन्होंने ग्रेस मार्क्स दिए। बट अगेन ये ग्रेस मार्क्स पे पीआईएल फाइल होना बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज उन्होंने वो पहले से डिस्क्लोज नहीं किया था कि हम ग्रेस मार्क्स देंगे। ना ही कोई क्राइटेरिया है। जिन बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं उन्होंने कोई रिप्रेजेंटेशन भी नहीं डाली है कि हमारा टाइम लॉस हुआ है, और ये आर्बिट्रेरी लग रहा है। अब देखो इस पे क्या होता है। यस, ऑल राइट, थैंक यू। बहुत ही सर अच्छा लगा आपसे बात करके, एंड आई होप सारी क्वेरीज सॉल्व हो गई हैं। एंड जल्दी ही हम पीआईएल फाइल करते हैं बच्चों, एंड आप लोगों को इन्फॉर्म करते हैं सारी चीज़ों के बारे में। ऑल राइट, ऑल राइट, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, Thanks for your थैंक time, यू। sir. Thanks for your थैंक insights. यू। Okay, bye bye.